हमारे साथ इतने सालों तक रहे हैं, आप लोग दो शब्द हमारे लिए कुछ कहना चाहेंगे? हमारे प्रिंसिपल साहब, हमारे सभी गुरुजी लोग और सभी, तो मेरे से ज़्यादा बोलना नहीं आता है, पर आप लोगों का सबसे अच्छा सभी से प्रेम मिला, और कोई गलती होगी हो तो मुझे क्षमा करें। अब मैं डॉक्टर साहब को भी आमंत्रित करना चाहूँगा मंच के ऊपर। फानूस बन के हिफाजत जिसकी हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। आदरणीय प्राचार्य महोदय BS मीणा जी, मंच पर विराजित मेरी सहधर्मिणी, मेरी सर्वांगिनी डॉक्टर इंदिरा चतुर्वेदी जी, मेरे साथ ही सेवानिवृत्त हो रहे श्री बाबूलाल जी, उनकी धर्मपत्नी, उनका पूरा परिवार, ये महाविद्यालय परिवार, मेरे मित्रगण, मेरे प्रियजन, मेरे परिजन, देवी एवं सज्जनों, जैसा कि मेरे विषय में मेरे मित्रों ने, शुभचिंतकों ने अपने अपने ढंग से उद्गार व्यक्त किए, अपनी भावनाएं व्यक्त की, तो इसीलिए प्रारंभ में मैंने अपनी बात की शुरुआत जिस शेर से की, इसलिए की क्योंकि मेरी जो भी उपलब्धियां हैं वो सब उपलब्धियां, उन समस्त उपलब्धियों में कहीं ना कहीं आप सबका भी योगदान है। और जिस व्यक्ति के साथ आप सब लोगों का स्नेह और आशीर्वाद हो, उसका कोई भी विपत्ति, कोई भी संकट, कोई भी मुसीबत बाल बांका नहीं कर सकती। इसीलिए मैंने कहा कि वो शम्मा क्या बुझेगी जिसे रोशन खुदा करे। तो जैसे के साथ आप जैसे लोगों का प्रेम हो, स्नेह हो, आशीर्वाद हो, तो उसे तो निरंतर प्रगति करनी ही है, उसे तो हर मोर्चे पर सफल रहना ही है। और मेरे साथ आप लोगों की शुभकामनाएं, आशीर्वाद हमेशा रहा, और उसी के बल पर मैं निरंतर आगे बढ़ता रहा। विशेष तौर पे मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा जहीर भाई का। जहीर भाई का कल मेरे पास फोन आया और उन्होंने मुझसे पूछा, कल वो बाबूलाल जी के सेवानिवृत्ति में कार्यक्रम में आए थे, तभी उनको ये पता चला होगा, तो उन्होंने कल ही मेरे से फोन करके पूछा कि आपका कल रिटायरमेंट हो रहा है। मैंने कहा हो रहा है, बोले मैं जरूर हाजिर होऊंगा, स्वागत है। आज दिन में आए वो, वहाँ उस महाविद्यालय उत्तरी परिसर में मेरा अभिनंदन किया उन्होंने, और फिर मैंने कहा कि वहाँ तो 2:30 बजे से समय है, तो आप वहाँ पधारते तो और अच्छा रहता। तो बोले नहीं, मैं दोबारा आऊंगा। तो फिर घर जाके और फिर दोबारा आए हैं। और ये तो हम सब जानते हैं, उनको आवागमन के लिए किसी अन्य व्यक्ति के सहारे की आवश्यकता होती है, लेकिन उसके बावजूद उनका काफी दूर घर है, अपने निवास पे जाके भी वो दोबारा उस स्नेह के कारण, तो वो स्नेह खींच के लाता, उनका मेरे प्रति स्नेह है, उस स्नेह कारण। इसी तरह से कैलाश जी गौतम, बहुत वर्षों पूर्व आप सेवानिवृत्ति अपने महाविद्यालय से हो गए थे, लेकिन आज इस अवसर पर विशेष रूप से अपना स्नेह प्रदान करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, उनके प्रति भी बहुत बहुत आभार। और एक और विशेष आभार मैं देना चाहूंगा अपने मोहम्मद नईम जी, जो कि इस समय जॉइंट सेक्रेटरी हायर एजुकेशन हैं। वो भी सुबह सुबह मेरे घर पे पधारे और उन्होंने कहा कि दिन के फंक्शन में मैं नहीं रह पाऊंगा क्योंकि 11:30 बजे जयपुर में सेक्रेटरीट में मीटिंग है, तो वो भी सुबह सुबह मेरे घर पे आके और मेरा अभिनंदन करके गए। तो ये स्नेह बल प्रदान करता है, ये स्नेह आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, और ये स्नेह आपको हमेशा इस बात के लिए मोटिवेट करता है कि आप इस स्नेह की कीमत को बनाए रखें, इस स्नेह को कभी नीचा ना होने दें। इस महाविद्यालय में, क्योंकि ये सवाई माधोपुर मेरे जो है इस राजकीय सेवा का शुभारंभ पाली से हुआ था, 5 नवंबर 1992 को मैंने वहां ज्वाइन किया था, और 1 मार्च 94 को मैंने
यहाँ सवाई माधोपुर में आके ज्वाइन किया, वहाँ से स्थानांतरण करवा के। तो वो मेरी फर्स्ट प्लेस ऑफ पोस्टिंग था पाली, और वहाँ मैं एकाकी रहता था और नई नई सर्विस थी, इस कारण वहाँ मुझे रचनात्मक कार्यों के लिए उतना समय नहीं मिल पाया। तो वास्तविक रूप में सवाई माधोपुर मेरी कर्म स्थली रही है और मेरी धर्म स्थली रही है, क्योंकि मेरी जो भी उपलब्धियां हैं, चाहे मेरी वो प्रकाशित पुस्तकें हों, चाहे वो मेरे प्रकाशित आलेख हों, मेरे कहानियां हों प्रकाशित, चाहे मेरे शोध पत्र हों, चाहे वो विभिन्न जो है संगोष्ठियों में मेरी भागीदारी हो, पत्रवाचन के रूप में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठियों में, चाहे मेरे शोधार्थी हों जिनको मैंने शोध कराई, या मुझे विभिन्न संगठनों द्वारा और विभिन्न प्रदेशों द्वारा जो विभिन्न सम्मान प्राप्त हुए, वो समस्त उपलब्धियां मेरी सवाई माधोपुर की ही उपलब्धियां हैं। तो सवाई माधोपुर आने के बाद ही मुझे वो उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं। तो इस तरह से सवाई माधोपुर तो मेरे लिए बहुत ही उर्वरक भूमि सिद्ध हुई है, बहुत ही उपजाऊ भूमि सिद्ध हुई। यहाँ रहकर ही मैंने वो सारी उपलब्धियां अर्जित की। सदैव मन में एक जो कर्तव्यप्रवणता की बात आप लोगों ने की, तो वो तो रक्त में, संस्कार में ये चीज थी कि अपने जो भी दायित्व है उन दायित्वों का पूरी निष्ठा से निर्वहन करना है और अपना 100% देना है। कहीं भी जहां भी हमको जो जैसी भी जो भी भूमिका हमको प्रदान कर दी गई, अपना 100% देना है। उसके बाद परिणाम चाहे कुछ भी हो। जहां तक दृढ़ता की बात आई, तो कभी भी मैंने अनौचित्यपूर्ण और अतार्किक बातों को कभी स्वीकार नहीं किया और उनका विरोध किया, और इसके लिए मैंने सदैव सविनय अवज्ञा और निष्क्रिय प्रतिरोध का सहारा लिया। किसी तरह की हिंसा भी नहीं की मैंने, कोई आक्रामकता भी नहीं दिखाई, लेकिन वही सविनय अवज्ञा और निष्क्रिय प्रतिरोध को धारण करते हुए मैंने उन अनौचित्यपूर्ण और अतार्किक बातों को अस्वीकार किया और अंततः मेरी ही बात सिद्ध हुई और मुझे कभी नीचा नहीं देखना पड़ा। तो ये सब के पीछे भी आप लोगों का सबका मॉरल सपोर्ट था, क्योंकि आप सब मेरे साथ थे। इसलिए क्योंकि एकाकी व्यक्ति कोई कुछ नहीं होता, यूं तो संसार में सब एकाकी आते हैं, एकाकी ही जाते हैं, सब कुछ यहीं अर्जित करते हैं, सब कुछ यहीं छोड़ जाते हैं। कहते भी हैं कि कुछ खो के कुछ मिला था, कुछ पा के खो गए हम, जब लेन देन आका तो हाथ खाली पाए। खाली हाथ ही जाना है। अर्जित यहीं से करते हैं, संचित यहीं से करते हैं, छोड़ के भी यहीं पे जाते हैं। लेकिन उस सब का निर्वहन, असली बात होती है संबंधों का निर्वहन। तो यहाँ बात की गई कि हर एक व्यक्ति की सहायता करना, तो वो प्रवृत्ति अंदर से थी, क्योंकि अनेक निश्चित रूप से अपने कैरियर के दौरान, अपने विद्यार्थी जीवन में भी कुछ कठिनाइयों का सामना मैंने भी किया होगा, कुछ संघर्ष मैंने भी किए होंगे। उन सब का व्यवहारिक अनुभव होने के कारण ही मेरे मन में सदैव ये रहता था कि कोई भी विद्यार्थी आया है पीड़ित या किसी समस्या से ग्रस्त, तो यदि वो मेरे संपर्क में आ गया है तो उसकी समस्या का समाधान होने के उपरांत ही वो जाए, उससे पहले जाए नहीं। और मैं यथासंभव प्रयास यही करता था कि इसकी समस्या का समाधान हो। जो मेरे हाथ में हो मैं कर दूं, किसी अन्य के व्यक्ति के हाथ में है तो वो संबंधित व्यक्ति को फोन करके पूछता था, भाई इसकी ये समस्या इस बच्चे की, इसका क्या समाधान हो सकता है। और उनको मैं बुलाता था आग्रहपूर्वक, वो तुरंत आ जाते थे। सबका मेरे प्रति क्योंकि इतना स्नेह और प्रेम रहा, मेरी बात कभी किसी ने नहीं टाली पूरे महाविद्यालय में। जब जिसको मैंने आग्रह किया, मेरी बात किसी ने नहीं टाली। तो मैं फोन करके जिनको कोई, चाहे मैं नॉर्थ कैंपस में बैठा हूँ तो कोई साउथ कैंपस में व्यक्ति होता था तो तुरंत वहां पहुंच जाता था नॉर्थ कैंपस में और कहता था हाँ बताइए मधुपुर जी क्या हुआ। तो ऐसे में उन विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान करता था, क्योंकि मन में वही भाव था कि हर भीगी आंख का है हमदर्द दर्द मेरा, हर भीगी आंख का है हमदर्द दर्द मेरा, हम ये दुआ करेंगे ये दर्द उम्र पाए, ये दर्द उम्र पाए। और हमेशा इस तरह की प्रवृत्ति रही कि अपने ही कुछ उसूलों से पैर ये बंधे हैं, अपने ही कुछ उसूलों से पैर ये बंधे हैं, वरना तो ये जमाना कब हमको रोक पाए, कब हमको रोक पाए। और इन बंद रास्तों की परवाह क्यों हमें हो, इन बंद रास्तों की परवाह क्यों हमें हो, हम तो हैं वो मुसाफिर मंजिल जिन्हें बुलाए, हम तो है वो मुसाफिर मंजिल जिन्हें बुलाए। और फिर दूसरी भाव कि मेरी पीर ऐसी बावरी कि वो हर दुखी के निकट गई, मेरी पीर ऐसी बावरी कि वो हर
दुखी के निकट गई, जितनी मिली थी उम्र आंसू पहुंचने में ही कट गई, जितनी मिली थी उम्र आंसू पहुंचने में कट गई। अभी अभी खुली थी आंख की नींद फिर से आ गई। देखिए समय कैसे गुजर जाता है। 1992 में सेवा का प्रारंभ किया, 1994 में यहाँ आ गया, 26 वर्ष यहाँ हो गए, कुलराज की सेवा को 28 वर्ष हो गए, यूं लगता है कल किसी बात हो। तो अभी अभी खुली थी आंख की नींद फिर से आ गई, यूं एक जन्म की कथा झपकी पलक निपट गई, यूं एक जन्म की कथा झपकी पलक निपट गई। तो इतना सा जीवन, तो इस जीवन का हम क्या उपयोग करते हैं, किस तरह से हम उसका सदुपयोग करते हैं। और भले ही अपनी पूरी राजकीय सेवा में, अपने पूरे जीवन में मैंने चाहे संपत्ति अर्जित ना की हो, और आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा मेरे नाम से कोई संपत्ति नहीं है। मेरे नाम से तो केवल मेरा एक 4 व्हीलर है जिसमें मैं आता जाता हूँ, इसके अलावा कोई संपत्ति नहीं है मेरे नाम से। मेरे नाम का तो मैं खुद ही हूँ और कुछ नहीं। तो मैंने संपत्ति भले ही अर्जित न की हो अपने जीवन में, लेकिन सद्भावनाएं बहुत अर्जित की। मैंने सद्भावनाएं बहुत अर्जित की, और सद्भावनाओं की दृष्टि से यदि देखा जाए तो मैं संसार का अपने आप को बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं, मैं रिचेस्ट पर्सन हूं, सबसे अधिक धनवान व्यक्ति हूं सद्भावनाओं की दृष्टि से। सद्भावनाएं मैंने इतनी अर्जित की है, क्योंकि सद्भावनाएं स्थायी होती हैं, संपत्ति स्थायी नहीं होती। संपत्ति तो आज है कल नहीं है, आज आप उसके स्वामी हो कल कोई और स्वामी होगा। आप सदैव उस संपत्ति के स्वामी नहीं रह सकते। आप भले उस पर गर्व करते रहें कि मेरी ये संपत्ति, मेरी वो संपत्ति, लेकिन आप उस संपत्ति के भी जो आपकी अपनी है उसके भी आप सदैव स्वामी नहीं रह सकते। आपके पश्चात कोई अन्य व्यक्ति उसका स्वामी बनेगा, ये तय है। लेकिन सद्भावना, आप उसके स्वामी सदैव बने रहेंगे, क्योंकि आपकी जो सद्भावना की संपत्ति है उसको कोई व्यक्ति ना तो छीन सकता है, ना चुरा सकता है, ना उसका कोई उत्तराधिकारी हो सकता है। वो तो आपके ही साथ, आपके साथ ही रहेंगे। तो मैंने सद्भावनाएं अर्जित की, और विद्यार्थियों के लिए हमेशा मेरा एक यही भाव रहा, मैं यही उनको प्रेरणा देता था विद्यार्थियों को कि कितने भी मुश्किल आए, कैसी भी कठिनाई हो, व्यक्ति को डगमगाना नहीं चाहिए, अपने मार्ग से डिगना नहीं चाहिए। और आप लोगों ने, जो लोग मुझे इतने वर्षों से देख रहे हैं, प्रारंभ से यहाँ जब से मैं आया हूँ तब से भी बहुत से अपने साथी ऐसे हैं जो मुझे तब से ही देख रहे हैं निरंतर। उन्होंने देखा भी होगा कि कितनी भी कठिन परिस्थिति हुई, कैसे भी दुविधापूर्ण स्थिति हुई, संघर्ष किए, और संघर्ष करने के पश्चात न तो मैं पीछे हटा, न मुझे नीचा देखना पड़ा। हमेशा कैसी भी मुश्किलें हो, कैसी भी संकट हो, सबसे मैं विजेता बन के ही बाहर आया। उस सब में भी आप लोगों के स्नेह का ही योगदान है। इसलिए मैं कहता हूं मेरे विद्यार्थियों को कि तुम प्रगति पंथ पर एक चरण अंकित कर दो, तुम प्रगति पंथ पर एक चरण अंकित कर दो, शत शत चरणों का साथ तुम्हें मिल जाएगा। तुम मधुर रागिनी सुभग सृजन की छेड़ो तो अगणित कंठों का राग तुम्हें मिल जाएगा। माना बाधाएं बहुत मार्ग में आएंगी, माना बाधाएं बहुत मार्ग में आएंगी, ठोकरें कई तुमको पीड़ा पहुंचाएंगी, आपस में राहें भी उलझेंगी कभी कभी, और चुभन कंटकों की तुमको दहलाएंगी। पर पथ के शूलों से तुम झोली भर तो लो, पर पथ के शूलों से तुम झोली भर तो लो, इच्छित राहों में मधु भुवन खिल जाएगा, इच्छित राहों में मधु भुवन खिल जाएगा। तो प्रगति पंथ पर एक चरण अंकित कर दो, शत शत चरणों का साथ तुम्हें मिल जाएगा। तो आगे बढ़ने की देर है। आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, और आप आगे बढ़ते बढ़ते आपने एक कदम यदि पीछे की ओर कर दिया तो फिर आपको पीछे ही हटना पड़ेगा, फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो एक बार आपने स्टेप आगे बढ़ा दिया तो आपको निरंतर आगे ही बढ़ना है। जब आप आगे बढ़ते रहेंगे तो आपको सफलता भी मिलेगी, और आप अपनी मंजिल पर भी निश्चित रूप से पहुंचेंगे। ऐसे में आपको पीछे खींचने वाले भी बहुत से लोग मिलेंगे। जो ये बात चली, अभी जिक्र आया था कि मैं जैसे प्राचार्य कक्ष में बैठता था, प्राचार्य के समीप, और कुछ लोगों को इससे असुविधा भी थी, और अधिकांश लोग इस बात से प्रसन्न भी थे स्टाफ में, मेरे इस महाविद्यालय परिवार में, क्योंकि ये पूरा मेरा महाविद्यालय परिवार, और मेरे इस परिवार में देखिए कुछ छोटे भाई भी हैं, कुछ बड़े भाई भी हैं, और यहाँ प्रशांत और हनुमान जैसे पुत्र हैं, तो प्रियंका, सुनीता, उर्मिला जैसी पुत्रियां भी हैं, पांचाली जी, रोमिला जी, कमला जी,
ज्योत्सना जी, बुशरा जी, ज्योति जी जैसी बहनें भी हैं, तो पूरा परिवार है। और इस परिवार का स्नेह मुझे सदैव मिला, हमेशा मिलता रहा इस परिवार का स्नेह मुझे। तो इस परिवार रूपी संगठन की मैं तो एक इकाई रहा हूं, इस परिवार रूपी संगठन की मैं एक इकाई रहा हूं। और इस इकाई के रूप में जैसे अभी बात चल रही थी कि मैं प्राचार्य कक्ष में बैठता था, तो अधिकांश लोग तो इस बात से प्रसन्न थे, और इस कारण प्रसन्न थे कि जो लोग वहां मेरे बैठने से अप्रसन्न थे, उनकी चालें कामयाब नहीं हो पा रही थी, उनकी चालें कामयाब नहीं हो पा रही थी, इसलिए अधिकांश लोग प्रसन्न थे। और कभी बातचीत में जिक्र भी चलता था तो मैं यही कहता था उनसे कि भाई, और उसके पीछे मेरे अपने नीतिगत कारण थे, मेरे वो नीतिगत कारण थे, क्योंकि यहाँ कुछ लोगों ने ऐसी, हालांकि ऐसे मौकों पर कटु स्मृतियों का वर्णन नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं उस कटु स्मृति के रूप में नहीं, मैं केवल एक सामान्य वृत्तांत के रूप में उसको बता रहा हूं कि कुछ लोगों ने, अन्यथा मैं, आपने देखा प्रारंभ से जो लोग मुझे जानते हैं उन्होंने ये भी जानते होंगे कि मैं प्राचार्य कक्ष में कभी नहीं बैठता था। प्राचार्य कक्ष में मैं पहले अपना रजिस्टर प्राचार्य कक्ष में रखा रहता था, बाद में व्यवस्था हुई रजिस्टर के बारे में, अलग अलग समय पर अलग अलग व्यवस्थाएं चलती रही। तो प्राचार्य कक्ष में रजिस्टर होता था तो मैं केवल सिग्नेचर करने ही प्राचार्य कक्ष में जाता था, सिग्नेचर करने के बाद वापस आ जाता था। उसके बाद पूरे दिन भर प्राचार्य कक्ष की तरफ में झांकता ही नहीं था। अगर प्राचार्य को कोई कार्य है वो मुझे बुलवा लें किसी कार्य से, या मुझे कोई कार्य है तो ही मैं प्राचार्य कक्ष में जाता था, नहीं तो नहीं जाता था। और प्राचार्य जी अगर अपने किसी अन्य काम में व्यस्त हैं और मेरी तरफ उनका ध्यान नहीं है तो मैं नमस्कार भी नहीं करता था। नमस्कार, क्योंकि अपना नमस्कार हवा में उछालने के लिए थोड़ी है, भाई नमस्कार करें, सामने वाला जवाब भी तो दे उसका। तो यदि मुझे दिख रहा है उनकी मुद्रा ऐसी नहीं है कि वो नमस्कार का जवाब दे सके तो मैं नमस्कार भी नहीं करता था। मेरा ये प्रवृत्ति और वो रहा शुरू से। लेकिन प्राचार्य कक्ष में बैठना मैंने नीतिगत कारणों से प्रारंभ किया। मैं आता था प्राचार्य कक्ष जाके सिग्नेचर करके बाहर चला जाता था, अपनी क्लासेस पढ़ा के, और क्लासेस पढ़ा के मैं महाविद्यालय से प्रस्थान कर जाता था। मैं एक मिनट भी फालतू महाविद्यालय में रुकता ही नहीं था, बिल्कुल। मेरी उस अनुपस्थिति का अनुचित लाभ कुछ तत्वों ने उठाया है और प्राचार्य को मेरे खिलाफ भड़काने में उन्होंने काफी भूमिका निभाई। इस कारण मुझे संघर्ष भी करने पड़े। उसके बाद मैंने ये निर्णय ले लिया कि अब तो प्राचार्य को छोड़ना ही नहीं है। आओ, कौन आता है मेरे सामने तो बुला नहीं सकता, पर मेरे सामने तो आओगे बोलोगे कैसे? और मैं हटूंगा वो नहीं, प्राचार्य के आने से पहले आ जाऊंगा, प्राचार्य के जाने के बाद ही जाऊंगा। क्या करूंगा? अब मेरे लिए कुछ कहने के लिए प्राचार्य के घर पे तो जाओगे नहीं। तब तो प्राचार्य के घर पे जाओगे तो प्राचार्य ये कहेगा यार सारे दिन से मैं कॉलेज में था, यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ते, तो वहां से वैसे उनको आना पड़ेगा अपना समूह लेके। तो मैंने वो नीतिगत कारणों से निर्णय लिया। किसी को भी आज तक का रिकॉर्ड है, मैंने कभी किसी की आलोचना नहीं, किसी भी अपने महाविद्यालय परिवार के किसी सदस्य ने मुझे किसी की आलोचना करते नहीं सुना होगा। मैंने मेरे मुख से कभी किसी की आलोचना नहीं की। यथासंभव जो हो सका सहयोग ही किया, पर आलोचना मैंने कभी किसी की नहीं की। प्राचार्य के समीप बैठ के भी मैंने कभी आलोचना नहीं की किसी की भी। ना अपने पक्ष में कुछ करने के लिए प्राचार्य को प्रेरित किया कि आप मेरे पक्ष में ये कर दो, ना किसी के विरुद्ध करने के लिए प्रेरित किया। लेकिन मेरी उपस्थिति मात्र ही पर्याप्त थी वहां। अब उपस्थिति मात्र पर्याप्त है, सारा दिन भर मान लीजिए मेरी अनुपस्थिति में कोई व्यक्ति कभी उसको मौका मिल भी गया, किसी एक दिन के मालूम में अवकाश पे चला गया, उस एक दिन में वो क्या भड़का लेगा प्राचार्य को, कितना भड़का लेगा। और प्राचार्य भी ये कहेंगे यार सारा दिन तो हमारे सामने रहता है, तो तुम जो कह रहे हो तो उस बात मुझे तो सच्चाई लगती नहीं, मैं तो देख रहा हूँ, रोज देख रहा हूँ उनके साथ दिन भर के दिनचर्या। तो ये तो मैं कई बार कहता था कि मैं यहाँ बैठता हूँ तो एंटी असुर डिवाइस के रूप में बैठता हूँ। मैं एंटी असुर डिवाइस हूँ ताकि कोई आसुरी शक्तियां प्राचार्य कक्ष को आके प्रदूषित न कर सकें, इसलिए मैं यहाँ बैठता हूँ। मेरा अपना कोई स्वार्थ नहीं है, मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है, और ना ही मैं किसी का कोई हानि या उसकी दृष्टि से यहाँ बैठता हूँ। मैं किसी को हानि भी नहीं पहुंचानी और मुझे स्वयं कोई लाभ भी अर्जित नहीं करना, लेकिन एंटी असुर डिवाइस के रूप में यहाँ बैठता हूँ ताकि वो आसुरी शक्तियां कक्ष से बाहर ही रहें। कई बार और ये मैंने मैडम पुष्पा गुप्ता जी आई थी तब से मैंने ये प्रारंभ किया था, क्योंकि उससे पहले मुझे वो संघर्ष के दौर से गुजरना पड़ा था और उस संघर्ष के परिणाम स्वरूप मैं विजयी होके फिर 4.5 महीने बाद वापस यहाँ आया था। 4.5 महीने एपीओ रहा था मैं, 4.5 महीने एपीओ, और वो षड्यंत्र का परिणाम था मेरा एपीओ होना भी। तो मैं 4.5 महीने बाद वापस यहाँ आया था और उसके बाद फिर पुष्पा गुप्ता जी यहाँ प्रिंसिपल बनी थी, तब से मैंने पॉलिसी अपनाई थी और वो पॉलिसी मैंने कायम रखी। और वो कई बार मैडम पुष्पा गुप्ता जी कहती भी थी, वो चैम्बर होता था, चैम्बर में बैठे रहते थे हम लोग, कर्टेन पड़ा होता था, कोई लोग आते इसी तरह के कर्टेन हटा के देखते कर तो मुझे देखते वापस लौट जाते।
तो वो हेड तो मेरा मस्ती भी दिख देखे चतुर्वेदी जी आपको देख के लोग वापस, मैंने कहा मैं बैठता ही इसीलिए हूँ मैं इसीलिए बैठता हूँ। तो खैर जो भी है, तो ये भी मैंने अपने किसी निजी स्वार्थ में नहीं किया, सिर्फ इसलिए कि महाविद्यालय का वातावरण जो अपना एक परिवार है उसमें पारिवारिक माहौल बना रहे, उसमें किसी तरह की ये द्वेष की, कलह की, क्लेश की वो स्थिति उत्पन्न ना हो, क्योंकि वो अच्छा नहीं रहता। कि हमारी एक शैक्षणिक संस्था है, हम सब बुद्धिजीवी वर्ग को बिलोंग करते हैं, उच्च शिक्षण संस्था हमारी, उसमें इस तरह की छोटी छोटी बातों को लेके वो हो अनावश्यक रूप से, और क्या स्वार्थ हमारा आपस में क्या टकराव हो सकता है? हमारा कोई जमीन जाता है तो झगड़ा नहीं, क्या हमारे क्या आपस में क्या टकराव हो सकता है भाई? क्यों टकराव, किस बात का टकराव? लेकिन वही अनावश्यक रूप से ईर्ष्या की, भला उसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद क्यों है, इस बात का कोई इलाज नहीं भाई। इसी बात की ईर्ष्या हो किसी को, तो भला उसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद क्यों है? तो भाई अपनी भी कमीज सफेद कर लो, कौन मना कर रहा है? कौन मना कर रहा है? लेकिन सामने वाले की अपनी कमीज को सफेद रखने में तो मेहनत करनी पड़ती है, त्याग भी करना पड़ता है, तपस्या भी करनी पड़ती है, तब अपनी कमीज सफेद रह पाती है। लेकिन सामने वाले की कमीज को गंदा करने में तो कुछ नहीं करना, 4 चींटे आपने उछाले, गंदी हो गई, अब सामने वाला साफ करता रहे अपनी कमीज। तो इस ईर्ष्या का कोई इलाज नहीं, इस ईर्ष्या का कोई इलाज नहीं। और ऐसी ईर्ष्या का मैं एक बार शिकार हुआ, लेकिन मैंने उसकी परवाह नहीं की। मैंने हमेशा अपने सिद्धांतों से समझौता भी नहीं किया और निरंतर मैं संघर्ष भी करता रहा, कभी नीचा नहीं, कभी झुका नहीं, कभी दबा नहीं, नीचा भी नहीं देखना पड़ा कभी, और हमेशा विजेता बन के बाहर निकला। ये सभी आप लोगों के आशीर्वाद का और ईश्वर की कृपा का ये परिणाम था। इसके अलावा जो जिसे हम कहें द्वेष भाव, वैर भाव, वो मैंने कभी किसी के प्रति नहीं रखा। उन लोगों के प्रति भी नहीं जो मेरे प्रति शत्रु भाव या अमित्र भाव रखते थे, जो मेरे प्रति किसी प्रकार की ईर्ष्या, द्वेष या अमित्र भाव या शत्रु भाव रखते थे, उनके प्रति भी मैंने तो हमेशा मित्रतापूर्ण ही आचरण किया। उनके साथ भी मैंने सदैव प्रेम से ही उनके साथ पेश आया, क्योंकि ये उनकी अपनी भावना है, उनकी भावना उनके साथ है। और इसके अलावा क्या है कि यदि भाई आपके प्रति किसी के मन में शत्रु भाव है, कोई ईर्ष्या या द्वेष का भाव है या अमित्र भाव है, तो निश्चित रूप से किसी भ्रांति के कारण है, कोई भ्रांति हुई होगी उसको। अब वो भ्रांति दूर तो तभी होगी जब वो आपके निकट आएगा। आप उसे अपने निकट आने का अवसर ही नहीं दोगे तो भ्रांति दूर कैसे होगी? वो भ्रांति तो बढ़ती रहेगी, वो शत्रु भाव तो बढ़ता रहेगा। तो आप उसे निकट आने का अवसर दोगे तभी तो उस भ्रांति, और ऐसी मैंने अपनी ये नीति रखी तो उसका परिणाम ये हुआ कि अनेक लोगों की भ्रांतियां दूर भी हुई, उनके आचरण में, विचारों में, व्यवहार में परिवर्तन भी हुआ, सकारात्मक परिवर्तन भी हुआ। तो वो सकारात्मक दृष्टिकोण मैंने स्वयं रखा, इसीलिए उस सकारात्मकता को मैं पा सका सामने वालों से। कभी टेंशन किसी चीज का मैंने किया नहीं, तनावग्रस्त में कभी होता नहीं। हमेशा सभी लोगों ने मुझे प्रसन्न मुद्रा में देखा होगा। जो लोग मेरे उन संघर्षों के साक्षी हैं, उन्होंने भी मुझे उस संघर्ष के दौरान भी हमेशा प्रसन्न चित्त ही देखा होगा, हमेशा प्रसन्न चित्त ही देखा होगा। और आगे होता क्या है कि जब यज्ञ करते ना, हमारा जैसे शास्त्रों में उल्लेख है, हम अभी भी पौराणिक उनमें पढ़ते हैं, यज्ञ होता है तो यज्ञ ऋषि मुनि वगैरह यज्ञ करते थे, तो उससे यज्ञ कई बार वो यज्ञ असुरों के विनाश के लिए होते थे। तो जब यज्ञ प्रारंभ होता था तो उन असुरों के मन में बड़ी बेचैनी हो जाती थी, बड़े उद्विग्न हो जाते थे वो कि ये यज्ञ हो रहा है और इससे हम नष्ट हो जाएंगे, इसलिए यज्ञ को मत होने दो, इस यज्ञ में बाधा डालो। तो अनेक प्रकार से वो यज्ञ में बाधा डालने का प्रयास करते थे। तो मेरा हमेशा सिद्धांत रहा कि यज्ञ हमेशा जारी रहना चाहिए, यज्ञ को कभी मत रोकने दो। यज्ञ, क्योंकि असुरों की चाल यही है, आपका यज्ञ रुक जाए, आपका यज्ञ भंग हो जाए, और आपका यज्ञ भंग हो जाएगा तो उनका अस्तित्व बना रहेगा और आप अपने यज्ञ में सफल नहीं होंगे, वो तो चाहते ही हैं। इसलिए ऐसी जितनी भी बाधा, क्योंकि आप किसी अच्छे काम के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो उसमें आने वाली जितनी भी बाधाएं हैं ना, मैं उनको असुर का ही नाम देता हूँ, वो असुरी है एक्चुअली बाधाएं, किसी आसुरी प्रभाव के कारण ही बाधाएं आ रही हैं। अब आप उन बाधाओं से उलझने लग गए तो आपका यज्ञ रुक जाएगा। आप उन बाधाओं की तरफ ध्यान आपका डाइवर्ट हो गया तो आपका यज्ञ रुक जाएगा, और वो तो चाहते ही हैं कि आपका यज्ञ रुक जाए। इसलिए यज्ञ हमेशा जारी रहना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, यज्ञ पूर्ण करके ही वहां से उठना चाहिए। तो यज्ञ पूर्ण होते ही तो असुर अपने आप ही नष्ट हो जाएंगे, फिर तो कुछ रहेगा ही नहीं। तो यज्ञ हमेशा जारी रहना, ये मेरी हमेशा नीति रही। मैंने अपने यज्ञ को कभी नहीं रोका, चाहे कितनी बाधाएं आई, मेरी दृष्टि हमेशा मेरे यज्ञ पे रही, मेरे यज्ञ को कभी नहीं रोकने दिया। यज्ञ को कोई बाधा मैंने प्रभावित नहीं करने दी, यज्ञ को किसी भी प्रकार की बाधा, चाहे कैसी भी बाधा हो।
तो वो इतने वर्षों का ये मेरा अनुभव इस परिवार का बहुत ही सुखद अनुभव रहा। सबका मुझे स्नेह मिला और सबका मुझे सहयोग मिला, सभी साथियों का, और आगे भी आप सभी का ये सहयोग मुझे इसी प्रकार से प्राप्त होता रहेगा। ये स्नेह मुझे, ये आशीर्वाद मुझे इसी प्रकार से प्राप्त होता रहेगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। और अपने उद्बोधन में मैंने जो उल्लेख किया था, मैंने कहा था कि हनुमान और प्रशांत जैसे मेरे पुत्र हैं। तो ये भी एक विशेष कारण से, क्योंकि प्रशांत पहले तो यहाँ के विद्यार्थी भी रहे हैं महाविद्यालय के, दूसरे इनके पिताजी मेरे परम मित्र हैं, तो अपने मित्र का पुत्र पुत्रवती होता है। हनुमान मेरा विद्यार्थी रहा है, प्रारंभ से लेके अपने शोध काल तक मेरा विद्यार्थी रहा हनुमान, तो विद्यार्थी ही पुत्रवती होता है विद्यार्थी। उर्मिला भी मेरी विद्यार्थी रही, इसलिए वो पुत्रीवत हो ही गई। और सुनीता क्योंकि हनुमान की धर्मपत्नी है तो पुत्रवधू हो गई इस नाते, तो वो भी पुत्रीवती हो गई। और प्रियंका क्योंकि अपने स्टाफ में सबसे छोटी यंगेस्ट प्रियंका, तो वो पुत्री के समान। और जो जब ये इसने फर्स्ट टाइम ये ज्वाइन करना है, इसका फर्स्ट पोस्टिंग यही सभामंडप में, फर्स्ट प्लेस ऑफ पोस्टिंग है इसका प्रियंका का। तो फर्स्ट टाइम जब ये ज्वाइन करने यहाँ आई थी, तो इसकी जो रिजेम्बलेंस है एकदम से मेरी बड़ी डॉटर जैसी लगी मुझे, कि मेरी बड़ी डॉटर है प्रज्ञा दिल्ली में, तो इसकी रिजेम्बलेंस अपीयरेंस मुझे बिल्कुल बड़ी डॉटर जैसी लगी। तो इसके प्रति वही पुत्री जैसा भाव मेरा सदैव रहा। तो इस तरह से ये पुत्रियां और बाकी सब मेरी बहनें और भाई सब यहीं, कोई छोटे भाई हैं, कोई बड़े भाई हैं, कुछ बुजुर्ग लोग यहाँ पहले थे, अब नहीं है, जहाँ से सेवानिवृत्त होके चले गए। प्रहलाद नारायण जी अग्रवाल जी हैं, माधोलाल जी, राम गोपाल जी, शोजीराम जी, ऐसे कुछ बुजुर्गों का सानिध्य भी मुझे यहाँ मिला इस महाविद्यालय में, उनका भी मुझे यहाँ स्नेह मिला। उसके बाद श्यामलाल जी, हरलाल सिंह जी, इन लोगों का भी मुझे स्नेह और सहयोग मिला। सबका मुझे पर्याप्त स्नेह और सहयोग मिला। मेरे स्नेह में कभी, मुझे स्नेह प्राप्ति में कभी कोई कमी महसूस नहीं हुई। इतने मैं कह रहा हूँ सद्भावना और स्नेह की दृष्टि से मैं बहुत धनवान हूँ। मुझे पर्याप्त स्नेह मिला, पर्याप्त मेरी सद्भावना मिली। और क्योंकि काफी लंबे समय से अपना ये कार्यक्रम चल रहा है, आप लोग भी कुछ बोझिल से लग रहे हैं मुझे, तो ज्यादा लंबा तो नहीं खींचूंगा। जैसे कि इन्होंने डॉक्टर ओपी शर्मा जी ने जिक्र किया था कि मेरी गायकी का, तो कभी कभार अपने जब यहाँ उस समय कुछ सालों से तो परंपरा यहाँ भंग हो गई। महाविद्यालय पहले सांस्कृतिक कार्यक्रम बहुत लार्ज स्केल पे होते थे, बहुत अच्छे स्तर पे होते थे। प्रशांत तो उस बात का गवाह है। और अधिकांश वो कार्यक्रमों का संचालन मैं और आरती जी करते थे। तो उसमें भी कई बार विद्यार्थियों की फरमाइश पे मैं कई बार गाना अपना पेश कर देता था, गाता था। बहुत सालों पहले की बात है, तो कई सालों से महाविद्यालय में इस तरह के आयोजन होते ही नहीं। पहले वो बहुत अच्छी यहाँ परंपरा थी, बहुत अच्छे कार्यक्रम यहाँ होते थे सांस्कृतिक, और पूरा जो संस्कृति सप्ताह चलता था तो एक सप्ताह तक कार्यक्रम होते रहते थे बहुत। और फिर लास्ट में एक बड़ा आयोजन होता था बहुत ही, और अभी नहीं हो पा रहा पिछले कुछ सालों से। तो एक गीत अंत में मैं आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करता हूँ, बहुत ही सुंदर गीत है। क्योंकि वर्तमान जो काल चल रहा है, अब तो लगभग साल भर ही हो गया। पहला केस नवंबर में मिला था कोरोना का, पूरा साल भर हो गया, और फरवरी से निरंतर तो हम उस लॉकडाउन वाली स्थिति में रह रहे हैं। और देखिए उस कोरोना का ये कि आप सबके चेहरों की मुस्कान भी इस मास्क ने छुपा ली। मैंने तो अपना मास्क यहाँ बैठते हटा दिया, कम से कम मेरी मुस्कान तो आप सब देख सके। तो ये भी, तो अब ये जो काल है, ये काल भी एक ना एक दिन गुजर जाएगा, ठीक है। थोड़े दिनों का ट्रांजिशन पीरियड है ये भी, कभी क्योंकि उसकी उस वायरस की भी तो एक लिमिट होगी ना, एक्सपायरी डेट उस वायरस की भी तो होगी कोई ना कोई, तो वो भी एक्सपायर होगा। तो उसी भाव को लेते हुए एक गीत है। कहां तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, थोड़ा सा बोल रहा हूँ, हाँ कभी तो चलेंगे, हाँ सॉरी, थैंक यू। कहां तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहां तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कभी सुख कभी दुख यही जिंदगी है, ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है, ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है। नए फूल कल फिर डगर में खिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे।
भले तेज कितना हवा का हो झोंका, मगर अपने मन में तू रख ये भरोसा, मगर अपने मन में तू रख ये भरोसा, जो बिछड़े सफर में तुझे फिर मिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहे कोई कुछ भी मगर सच यही है, लहर प्यार की जो कहीं उठ रही है, लहर प्यार की जो कहीं उठ रही है, उसे एक दिन तो किनारे मिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे, कभी तो ढलेंगे, कभी तो ढलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। विदा लेने वाले भाइयों के लिए एक बार महाविद्यालय परिवार की ओर से मंगल कामनाएं मैं देना चाहूँगा, और सभी साथियों को, आप लोगों के साथ में जो पधारे हैं परिवारजन, उनको भी और सभी साथियों को जो है भोजन के लिए आमंत्रित करना चाहूँगा। एक अपने उद्बोधन में एक मैं भी घोषणा करना भूल गया। आप आज सब यहाँ आप मुझे स्नेह और आशीर्वाद देने अपना पधारे हैं, आप सभी का बहुत बहुत आभार। इसी प्रकार से परसों यानी कि 3 तारीख को 2 बजे भी आप सभी जो आमंत्रित हैं अपने उत्तरी परिसर स्थित हॉल में स्नेह भोज हेतु, उस दिन भी आप 3 तारीख को 2 बजे सभी पधार कर मुझे इसी प्रकार से स्नेह और आशीर्वाद प्रदान करें। आप सभी का स्वागत। थैंक यू सर। सब भोजन के लिए पधारे। पद से सेवा से रिटायर हो रहे हैं। मैं करीब 1 महीने से इनसे परिचित हूँ। बिल्कुल सौम्य स्वभाव के आदमी, बिल्कुल हर का रिस्पेक्ट करते हैं और अपनी ड्यूटी के प्रति बिल्कुल कर्तव्यनिष्ठ है। तो ऐसे व्यक्तियों की जरूरत है संसार में। अगर जो व्यक्ति ड्यूटी के प्रति थोड़ा सा अपना ध्येय लगा ले तो ये देश बहुत आगे चला जाए। तो बिल्कुल आप रिटायर हो रहे हैं, आपका मैं धन्यवाद देता हूँ। स्वस्थ रहे, आगे और जो भी आपकी प्लानिंग है वो करते रहे, बच्चों का देखभाल करें और आगे की जो भी आपकी रूपरेखा है उसके अनुसार आप अपने निर्णय लेते रहे। मैं आपको शुभकामना देता हूँ, ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहे और हमेशा आगे बढ़ें। धन्यवाद सभी का। अब मैं श्रीमान प्राचार्य महोदय जी से आग्रह करूंगा कि डॉक्टर मधु मुकुंदी का जो सेवानिवृत्ति प्रमाण पत्र है वो उनको प्रदान करें और औपचारिक जो है विदाई इसके द्वारा समझी जाए। अब मैं बाबूलाल जी से आग्रह करूंगा। बाबूलाल जी हमारे साथ इतने सालों तक रहे हैं, आप लोग 2 शब्द हमारे लिए कुछ कहना चाहेंगे? हमारे प्रिंसिपल साहब, हमारे सभी गुरुजी लोग और सभी, तो मेरे से ज़्यादा बोलना नहीं आता है, पर आप लोगों का सबसे अच्छा सभी से प्रेम मिला और कोई गलती होगी हो तो मुझे क्षमा करें।